उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और भौतिक विज्ञान में पहला नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान का जो पहला नंबर चैप्टर है वो प्यारे बच्चे दूसरा नंबर चैप्टर, हालांकि एनसीईआरटी के पर्पस से देखें तो पहला नंबर चैप्टर ये प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, लेकिन हम प्यारे बच्चे यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन को अलग कर दिए हैं पहला चैप्टर में और प्रकाश के अपवर्तन को अलग कर दिए हैं दूसरा चैप्टर में। तो हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पूरा पढ़ लिए थे, पूरा प्रवर्तन हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना था बाबू प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ना था? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना था। तो हम लोग यहां पर अब प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। और हालांकि पिछला जो क्लास हुआ था प्यारे बच्चे, एक बात हम आपको बताते हैं, पिछला क्लास हम आपको थोड़ा सा पहले दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बच्चों को बोले थे कि बाबू पिछला क्लास जो है ना वो आप लोगों को क्या करना है, देखना है और अच्छे तरीके से आपको उस पर कमेंट करना है। और प्यारे बच्चे, हमें जान कर के ये बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। आप लोग देखिए, पिछला क्लास यही वाला है ना जी, इस वाले क्लास पर ना 22,000 बच्चे विजिट किए हैं और 22,000 बच्चे अभी तक इस क्लास को देख चुके हैं, समझ गए? 22,000 बच्चे अभी तक इस क्लास को देख चुके हैं। और कमेंट के अगर बारे में बात किया जाए तो हम बच्चों को बोले थे कि 700 प्लस कमेंट बच्चों आना चाहिए और कमेंट यहां पर कितना आया है? 1295 लगभग 1300 बच्चे कमेंट किए हैं। तो सोचिए बच्चे कितने बेहतर तरीके से इस वीडियो को प्यार दिए और कितने बच्चे ज्यादा इस वीडियो को देखे, इस क्लास को पसंद किए कितने बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे, यही अपना संस्थान का पहचान है कि बच्चे क्लास को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग पुनः आ जाते हैं दूसरे क्लास में, दूसरे लेक्चर में। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है और आज के इस क्लास में हम आपको अपवर्तन से जुड़ी हुई चीजें ही बताएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से प्यारे बच्चे बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ना क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आज क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्लास में जितने बच्चे जुड़े थे आज उससे दुगने बच्चे जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। पहला क्लास में जितने बच्चे जुड़े थे आज उससे दुगना बच्चे जुड़े तो कितना मजा आ जाएगा। तो भाई आज उनसे दुगना बच्चे जुड़ेंगे और ये आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से ना क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं क्लास को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और हमें ऐसा उम्मीद है कि आज पिछली क्लास से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। पिछली क्लास में बच्चों लगभग 2400 बच्चे जुड़े हुए थे। कितना? 2400 बच्चे। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आज 2400 से ज्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। तो क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और पहले तो हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो हम आपको पिछला क्लास में बताए थे, क्योंकि टेस्ट भी लेना जरूरी है ना। और हाँ, रिवीजन के लिए बहुत सारे बच्चों का ये कॉल आ रहा था कि गुरुजी आप बोले थे कि रिवीजन वाला, ठीक है ना, रिवीजन वाला वीडियो प्यारे बच्चे कब आएगा। तो रिवीजन वाला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। कल प्यारे बच्चे रिवीजन करने का सही तरीका पता चल जाएगा। अभी तक आपको लगता क्या था? अभी तक आपको लगता था कि बस जो पढ़ा हुआ चीज है उसको दोबारा से पढ़ लेना ही रिवीजन कहलाता है। यही ना सोचते थे कि जो हम नोट्स लिखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, जो हमारा पढ़ा हुआ चीज है उसको दोबारा पढ़ लेंगे और दोबारा पढ़ करके और बस वही रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नोट्स को दोबारा पढ़ना ही प्यारे बच्चों रिवीजन नहीं कहलाता है। नोट्स सिर्फ आप दोबारा पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन नहीं कहते हैं। रिवीजन का परिभाषा अलग है, रिवीजन अलग तरीके से किया जाता है तो ज्यादा फायदेमंद होता है। वो तरीका हम आपको कल वाले इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो सभी बच्चे इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, टॉपर 2.0 बैच में, ठीक है ना।
टॉपर बैच में आप लोग फटाफट से क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए। जो बच्चे अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं तो अब देर मत करिए, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। आप लोग का ये टाइम टेबल है बाबू, बदलने का हमें ध्यान नहीं रहा। ये वाला क्लास जो है ना अब 7 बजे से हो गया है, ठीक है ना, 7 बजे से 8 बजे तक हो गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर मैथ भी 8:30 से हो गया है। तो यहाँ पर टॉपर बैच में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको तो भाई नोट्स सब कुछ मिल ही गया होगा, सभी नोट्स मिल गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए पहले प्यारे बच्चे हम यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा सवाल ये है, सबसे पहला नंबर सवाल हम आपसे पूछते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। जल्दी से जवाब दीजिए। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बता दीजिए कितना होता है, जल्दी से बताइए। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जब हम पिछला क्लास करवाए थे ना तो एक बच्चे का कमेंट आया था। कमेंट क्या बोले, फोन ही करके बोले थे। क्या फोन किए थे हम आपको अभी वो बताएंगे भी, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। कांच में प्रकाश का चाल, कोई बच्चे बोल रहे हैं 2 लाख, कोई बच्चे बोल रहे हैं 2.25 लाख। क्या कंफर्म नहीं है आपको? पिछली क्लास में तो हम आपको कंफर्म करा दिए थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहां से हो रहा है जी? कोई बच्चे 2 लाख और कोई बच्चे 2 पर कितना शून्य दे रहा है जी, अपने पता नहीं है। लाख में क्या शून्य होता है बाबू, आपको पता नहीं है? जितना मन में आ रहा है उतना शून्य बिठाते जाते जा रहे हैं। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम आपको बताए थे, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम आपको बताए थे, ठीक है ना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम आपको बताए थे। पिछला क्लास करवाए तो एक बच्चे का कॉल आया कि गुरुजी आप यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड लिख दिए हैं, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर नहीं होगा। एक बच्चे ने कॉल किया, भाई उनका जितना समझदारी था अपने सूझबूझ के आधार पर वो कॉल किए, लेकिन वैसे बच्चे को हम बता दें जो किलोमीटर और मीटर में अभी तक फर्क नहीं समझ रहे हैं। अगर प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा इसी चीज को कि कांच में प्रकाश की चाल को मीटर पर सेकंड में बताइए, अगर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछ दे तो मीटर पर सेकंड में होगा, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड में पूछे तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा ना तो ये हो जाएगा, समझ गए? उसी प्रकार से आप लोग बताइए, आप लोग बता दीजिए निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है आपको हम बताए थे 3 लाख, ठीक है ना, लाख में 5 शून्य होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम मीटर पर सेकंड में इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, समझ गए ना? तो अगर मीटर पर सेकंड में लिखिएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ गए? मीटर पर सेकंड में लिखिएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए और सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। बताइए अगर हम प्यारे बच्चे यहां पर दे दें वायु और जल, वायु और जल दे दें, आपको बताना है कि इसमें से कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। जल्दी से जरा जवाब दीजिए तो, इसमें से कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है, ये आपको बताना है। जल्दी से, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिए भाई, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हर एक क्लास में हम रिवीजन करवाते हैं। पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे ये रिवीजन हम अगला क्लास में करवाते हैं, ठीक है ना? क्यों करवाते हैं? अलग से हम 10 मिनट का टाइम निकाल करके हम रिवीजन करवाते हैं। 1 घंटा पढ़ाना जरूरी नहीं है, 1 घंटा पढ़ाने के पहले 10 मिनट का रिवीजन कराना जरूरी है, ठीक है ना? रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, रिवीजन का चर्चा सब जगह पर आपको मिलेगा, तो इसलिए रिवीजन हम बार बार करवाते हैं। वायु क्या है? विरल माध्यम है, और जल क्या है? सघन माध्यम है। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना? वायु क्या है बाबू? तो वायु है विरल माध्यम। वायु क्या है? विरल माध्यम, याद रखिएगा। और जल क्या हो गया? तो जल हो गया सघन माध्यम, जल हो गया सघन माध्यम, याद रहेगा। वायु हो गया विरल माध्यम और जल हो गया बाबू सघन माध्यम। आपको हम बताए थे कि जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होता है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का चाल होता है कम उसको कहते हैं सघन माध्यम। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया था ना? अच्छा, विरल और सघन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, पारदर्शी माध्यम को ही 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे को ये बात का जानकारी नहीं होगा कि पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं हम लोग, या फिर पारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, तो पारदर्शी माध्यम को ही 2 माध्यमों में बांटा गया। ओके, ध्यान रखिएगा, पारदर्शी माध्यम को ही 2 माध्यमों में बांटा गया।
पारदर्शी को ही दो माध्यमों में बांटा गया। पारदर्शी पता है ना क्या होता है, जिससे होकर के आसानी से आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, और जिससे होकर के आर पार देखा जाएगा ना, प्रकाश भी उसी को आर पार करेगा। जैसे मान लिया जाए हम ये किताब लेते हैं, किताब के तो हम आर पार नहीं देख रहे हैं, अगर किताब आंख के आगे हम ऐसे ले आते हैं तो हम आंख किताब से उधर क्या है हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो जब हम इसको नहीं देख पाएंगे इसके पार में, तो प्रकाश भी इसके पार नहीं जा पाएगा। यानी कि जो पारदर्शी है उसके आर पार देख सकते हैं और प्रकाश भी उसी के आर पार जाएगा। तो इसी पारदर्शी माध्यम को दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं विरल और दूसरे को कहते हैं सघन। सॉरी, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है ना, क्या कहते हैं बाबू, एक को कहते हैं सघन माध्यम और दूसरे को कहते हैं विरल माध्यम। बताइए याद रहेगा आप लोगों को, हाँ या ना बोलिए, क्या याद रहेगा? एक को कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे को कहते हैं सघन माध्यम, इसी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। चलिए, ये सब तो फंडामेंटल चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ हम आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। अब प्यारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता देते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग पिछला क्लास में का पिछला चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तक सतह का। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तक सतह का। किस चीज का बात कर रहे हैं हम? अपवर्तक सतह का। अपवर्तक सतह के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से जरा बताइए। और क्लास को ना जरा शेयर करिए आप लोग, अभी तक शेयर नहीं किए हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, अभी तक बहुत सारे बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं, ठीक है ना, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास को शेयर नहीं किए हैं। तो जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो जल्दी से बाबू क्लास को शेयर कर दीजिए। और अपवर्तित क्या होता है पिछले क्लास में जाकर के देखिए। अब एक ही चीज को हम कितना बार बार बताएं, अपवर्तन अपवर्तित हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अपवर्तक सतह के बारे में बात करते हैं। जैसे पिछली क्लास में आपको हम प्यारे बच्चे चित्र के माध्यम से समझा रहे थे कि ये कोई सतह है, प्रकाश का किरण यहां से आया, ये बीच में अभिलंब है, इसको ऐसे निकलना चाहिए लेकिन ये इधर मुड़ जाता है या इधर, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या फिर अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो ये वाला जो सतह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सतह दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे अपवर्तक सतह। समझ गए ना, इसी सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। समझ में आया? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के लौट जाए या फिर अपवर्तित हो जाए, उसी को कहते हैं प्यारे बच्चे अपवर्तक सतह। अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों के पास फिजिक्स का कौन सा बुक है? ये भारती भवन वाला बुक है कि एनसीईआरटी का किताब है? जैसे ये है भारती भवन का किताब, आपके पास कौन सा किताब है, भारती भवन का है कि एनसीईआरटी का? एक बार जल्दी से बता दीजिए, हम सारे बच्चों का ना कमेंट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप लोग किस किताब को फॉलो करते हैं हम एक बार देख लेते हैं। आप लोग कौन से किताब को फॉलो कर रहे हैं बाबू, जल्दी से एक बार बताइए, तो जल्दी से बताइए आप लोग किस किताब को फॉलो कर रहे हैं। भारती भवन हुई ना, साइंस का तैयारी भारती भवन से ही कर लेना, ठीक है। सोशल साइंस के लिए बीटीबीसी वाला किताब जरूरी है, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए चाहे भारती भवन का फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, साइंस के लिए एकदम बेस्ट है। समझ गए ना, साइंस के लिए एकदम परफेक्ट है भारती भवन का किताब। बाकी आप किसी चीज के लिए अलग किताब ले सकते हैं। तो ये हो गया अपवर्तक सतह, सारे बच्चे को समझ में आ गया जी। अब बात करते हैं आपतित किरण। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे, पिछली चैप्टर में, बार बार हम क्लास बोल देते हैं, पिछली चैप्टर में आपतित किरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? आपको हम बताए थे कि ये प्रवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, बताए थे ना, प्रवर्तक सतह। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर प्यारे बच्चे अपवर्तक सतह होगा, प्रवर्तक सतह मत बोलिएगा। अभी जो हमसे मिस्टेक हुआ ना, वो अक्सर आप लोगों से मिस्टेक होगा, ठीक है ना, अक्सर आप लोगों से मिस्टेक होगा। देखिए प्रकाश का जब प्रवर्तन चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पर इस सतह को हम लोग कहते थे परावर्तक सतह। क्या कहते थे? परावर्तक सतह बोलते थे। इस सतह को क्या बोलते थे? परावर्तक सतह बोलते थे। लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम लोग अपवर्तन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इस सतह को परावर्तक सतह नहीं अपवर्तक सतह बोलेंगे, इसलिए हम यहां पर
प्रवर्तक सतह नहीं लिखे हैं, अपवर्तक सतह लिखे हैं। समझ में आया? हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? अपवर्तक सतह। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन में परावर्तन होता है, अपवर्तन में अपवर्तन होता है, तो इसलिए प्रवर्तक सतह नहीं अपवर्तक सतह होगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया? तो अपवर्तक सतह आपको बता दिए। दूसरा प्यारे बच्चे हम बात कर रहे थे किस चीज का? आपतित किरण का, ठीक है ना? आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं जी? बताइए जल्दी जल्दी से, आप लोग लिखते जाइएगा भी, ठीक है ना? नहीं लिखिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चे लिखते भी जाइएगा। चलिए हम लिखते जाते हैं। हम क्या करते हैं? लिखते जाते हैं। क्या बताया हम आपको? आपतित किरण, ठीक है ना? आपतित किरण, क्योंकि लिखना जरूरी है, परीक्षा में लिखने के लिए आता है, भाषण देने के लिए नहीं आता है कि थ्योरी हम आपको पढ़ा देंगे और परीक्षा में जाकर के लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर कितनों बढ़िया से पढ़ा दें, उससे आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेगा। परीक्षा में नंबर मिलेगा कि आप कितना बढ़िया से लिखे हैं। समझ गए ना? जितना बढ़िया से लिखिएगा उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। तो लिखना जरूरी है, भाषण देना जरूरी नहीं है। तो सुनिए और सुन करके लिखने का प्रयास करिए। हम यहाँ पर आपतित किरण बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को, यहाँ पर प्यारे बच्चे हम आपको बताए ना, देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह की ओर ये किरण आ रही है, तो इसी किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर और अपवर्तन चैप्टर दोनों में सेम है। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपतित किरण क्या लिखेंगे? लिखेंगे अपवर्तक सतह की ओर। हम जब पढ़ाई करते थे ना 10th में, तो अपवर्तक प्रवर्तक में हम बार बार भुला जाते थे। कोई पूछता था तो हम बार बार प्रवर्तक के बोल देते थे, जो कि गलत है। समझ गए ना? क्या लिखेंगे? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है? आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सही हो गया ना? अब चलिए बात करते हैं अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। अब बात करना है हम लोगों को अपवर्तित किरण का। ये तो हो गया आपतित किरण, अब होगा बाबू अपवर्तित किरण। समझ गए? समझिएगा जरा ध्यान से, अंतर कहां पर है। हम लोग पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे? इस प्रकार से कोई ये प्रवर्तक सतह है, इधर से किरण आया और यहां से टकराने के बाद इधर लौट जाता था, यही ना होता था जी। और यहां पर प्यारे बच्चे बीच में एक अभिलंब दे देते थे। तो पहला चैप्टर में ये पढ़ते थे, इस किरण को बोलते थे आपतित किरण और इसको बोलते थे परावर्तित किरण। क्या बोलते थे? परावर्तित किरण। लेकिन अब तो हम लोग यहां पर परावर्तन नहीं ना पढ़ रहे हैं, तो जब परावर्तन नहीं पढ़ रहे हैं तो परावर्तित किरण नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे अपवर्तित किरण। इस चीज को, अंतर को समझिएगा। यही अंतर मुख्य रूप से बाबू समझना है। अगर इस अंतर को समझ गए तो ये चैप्टर समझ गए। समझ गए ना? इस अंतर को समझ गए तो ये चैप्टर समझ गए। अगर इस अंतर को नहीं समझ पाए तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो अपवर्तित किरण क्या हो गया जी? यहां पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहां पर बाबू ये सब नहीं होगा। यहां पर ये अविलंब तो रहेगा, लेकिन यहां से ये ऐसे निकलेगा। समझ गए ना? और ऐसे भी नहीं निकलेगा, डॉट डॉट से इसको मिलाएंगे, या तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगा या तो अविलंब से दूर हटेगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ये अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यही ना बोलेंगे? बोलिए जल्दी से। अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर अपवर्तक सतह से टकराकर, अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को, अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है? यहां तक आप लोग समझ गए। आपतन बिंदु क्या है प्यारे बच्चे? आपतन बिंदु अब हम लोग समझते हैं।
ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं आपतन बिंदु, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं बाबू और आपतन बिंदु समझाते हैं। ये हमारा हो गया सतह, अपवर्तक सतह प्यारे बच्चे। यहां पर आपतित किरण आया, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आया, यहां पर ये बिंदु है ना, इस बिंदु पर आपतित किरण आया है, तो अपवर्तक सतह के क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसी को कहते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, आपतन बिंदु। तो ये वाला बिंदुआ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, ये सब तो हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए हैं, ये सब तो ज्यादा बताने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कोई बच्चा हो सकता है कि पहला चैप्टर हमसे न पढ़ा हो, कहीं और पढ़ा हो, ठीक है ना, तो वैसे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा ना। बताइए, ये बात है क्या? सर एनसीईआरटी से क्यों नहीं पढ़े? पढ़िए ना प्रभु। अब हम अगर कुछ बताते हैं तो आप हमसे ही सवाल करने लग जाते हैं। पढ़िए, क्या दिक्कत है? हम पढ़ने के लिए कोई किताब थोड़े ना खराब होता है, कोई किताब खराब नहीं होता है। कोई किताब पढ़िएगा तो ज्ञान मिलेगा, कोई किताब खराब नहीं होता है। हम कभी भी कोई किताब को खराब नहीं बोलते हैं। जो किताब से आपको शौक करे वो किताब से पढ़िए, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए, जो किताब से समझ में आए उसी किताब से पढ़िए। अब जो किताब से समझ में नहीं आएगा वो किताब से पढ़ने से क्या फायदा? बताइए, फायदा नहीं ना है जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए, आपतन बिंदु आपको समझ में आया, आपतन बिंदु समझ में आया, क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह के, ये अपवर्तक सतह हो गया, तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ठीक है ना, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आता है उसी को कहते हैं प्यारे बच्चे आपतन बिंदु। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग, अगला है हमारा आपतन बिंदु। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जानते हैं इसका मतलब ही नहीं ना कि हम इसको बताना छोड़ दें, इसको हम बतेबे नहीं करें। आप जानते हैं फिर भी बताना तो पड़ेगा ना। तो चलिए अगला है बाबू आपतन बिंदु, याद रखिएगा क्या है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, लिखेंगे कि अपवर्तक सतह के, लिखेंगे कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बताइए, बताइए बच्चों, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? और क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, पिछली क्लास से भी कम बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना। सर इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद होता है ना, तो आप क्यों क्या कर दिए, संसाधन? भाई इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाई हो गया है बाबू, ठीक है ना। क्यों संसाधन क्यों कहते हैं, क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। काजल गुप्ता आप क्या लिख रहे हैं, आपका जो डाउट है हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको अगर इतिहास के पहला चैप्टर से कुछ अगर सवाल करना चाह रहे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इतिहास का पहला चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू, तो आपतन बिंदु समझ गए ना, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो अब अच्छा, अब बताइए इसके बाद क्या रह गया, अब इसके बाद क्या रह गया, अब रह गया अभिलंब, ठीक है ना। अब रह गया प्यारे बच्चे अभिलंब। तो चलिए अब बात करते हैं अभिलंब का। अब किसका बात करते हैं, अभिलंब का। अभिलंब किसे कहते हैं, ये देखिए है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालेंगे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया जी, आपतन बिंदु पर लंब हो गया। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कितना आसान है, आपतन बिंदु पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर आपतन बिंदु पर ध्यान रखिएगा, लिखेंगे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना, अभिलंब कहते हैं। ओके, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बच गया है प्यारे बच्चे आपतन कोण। अब क्या बच गया है जी, आपतन कोण।
आपतन कोण बच गया है और एक बच गया है प्रवर्तन कोण। नहीं, परावर्तित में होता था प्रवर्तन कोण, यहां पर अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण होता था, प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण होगा। यही प्यारे बच्चों अंतर है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात देख रहे हैं कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बहुत चीजें, जैसे जो ये अपवर्तक सतह प्रवर्तक सतह दोनों एक साथ मैच कर रहा है, आपतन बिंदु दोनों में कॉमन है जी, अभिलंब दोनों में कॉमन है, यहां पर देख रहे हैं आपतन कोण दोनों में कॉमन है, बस वहां पर अपवर्तन कोण तो वहां पर परावर्तन कोण, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आया है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए, यहां पर आपको बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आपतन कोण में गलती कहां करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे आपतन कोण में गलती करते हैं कि ई वाला कोण को कह देते हैं कि आपतन कोण है, समझ गए ना, ये वाला कोण को कह देते हैं कि आपतन कोण है, जबकि गलत है, समझ गए ना। इस कोण को आपतन कोण नहीं कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको प्यारे बच्चे कहते हैं आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण हमारा ये वाला हो गया, ठीक है ना, आपतन कोण हमारा ये वाला हो गया। तो आपतन कोण में क्या लिखेंगे, आपतन कोण में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतन कोण में लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना, आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया, ये बड़ा बेसिक चीज है, अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, तो ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए फाइनली 2000 प्लस बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चे हमें बहुत अच्छा लगा। अब एक लास्ट बच गया है बाबू, ध्यान रखिएगा, और वो है अपवर्तन कोण। क्या है बाबू, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे बोलिए जल्दी से, अपवर्तन कोण किसे कहेंगे। जैसे मान लिया जाए, आप यहां समझिए, ये है क्या जी, आपतन बिंदु, ठीक है ना, आपको यहां पर बताते हैं, देखिए ये प्रवर्तक सतह हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चे एक लंब खींच दिए, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। अगर अभिलंब की ओर मुड़ा तो यहां पर हुआ, तो अभिलंब तो ये वाला हो गया ना, अभिलंब हो गया ये वाला, और अपवर्तित किरण हो गया ये वाला, तो दोनों के बीच का जो कोण है, ये वाला जो कोण है प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। समझ में आया, हाँ समझ में आया बाबू, जल्दी से बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ गया। यस सर। संस्कृत वर्सेस हिंदी का क्या लिख रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो समझ गए ना, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया, हाँ चाहे ना बोलिए जल्दी से। तो क्या लिखेंगे, अब ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अपवर्तित किरण, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना, अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां तक बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो है? सारे बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बताइए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो बाबू पढ़िए, समझ गए ना। बताइए, जो भी हम आपको अभी तक बताए क्या आपको समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए बाबू। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया, यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ चाहे ना बोलिए बाबू, हाँ चाहे ना बोलिए।
सर बहुत कंफ्यूजन है प्रवर्तन और अपवर्तन में। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ दो चीज का फर्क है। वो दो चीज क्या है अभी क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, आप लोग बताते जाइएगा जल्दी जल्दी से, जो भी चीज हम आपसे पूछेंगे आप लोग बताते जाइएगा। ये प्यारे बच्चे हम यहां पर क्या कर दिए, एक सतह बना दिए, कुछों का भी सतह बना सकते हैं इस तरीके से। ये कोई माध्यम चेंज करने वाला सतह हो गया, समझ गए ना। ये बताइए बाबू क्या है इसका नाम, आप लोग, हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, आप लोग नाम बताइएगा। हम ग्राफ बताएंगे, आप लोग नाम बताइएगा, ठीक है ना। बताइए जल्दी से इसका नाम क्या है, हाँ जल्दी से बताइए। अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह है ना, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या है, अपवर्तक सतह, याद रहेगा ये क्या है बाबू, अपवर्तक सतह है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस अपवर्तक सतह पर, इस अपवर्तक सतह पर हम यहां से एक किरण लाते हैं। ये किरण प्यारे बच्चे यहां पर आया, बताइए इस किरण का मैं क्या नाम दूं, जल्दी जल्दी से बोलिए। इस किरण को क्या कहेंगे बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। इस किरण को क्या कहेंगे, फटाफट से जवाब देकर के बताइए। आप लोग का जवाब हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपतित किरण। देख लीजिए ये क्या है, आपतित किरण। अब बताइए कंफ्यूजन कहां पर है, जो चीज वहां पर बताए थे अभी तक तो यहीं पर बता रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वहां पर देखिए, यहां पर प्यारे बच्चे एक बिंदु रहता था जिसको आपतन बिंदु कहते थे। ये प्रवर्तन में भी था और अपवर्तन में भी है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है ना। और इसी पर प्यारे बच्चे हम एक लंब खींचते हैं, इस बिंदु पर ही क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, और इस लंब को क्या बोलते हैं, इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। इस लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, याद रहेगा। इस लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। इस बिंदु को हम क्या नाम बताए जी, इस बिंदु का हम क्या नाम बताए, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, याद रखिएगा। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। ये अभिलंब हो गया, इधर आपतन बिंदु हो गया। अब प्यारे बच्चे ये जो प्रकाश का किरण आया, इसको डॉट डॉट से हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि प्रकाश के किरण को ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश का किरण इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा, समझ गए ना। या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा। और ये जो किरण इधर उधर मुड़ा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो प्रकाश के प्रवर्तन, अच्छा अभी तो इतना ही हुआ है ना, और अभी होगा, देखिए ना। ये वाला कोण है प्यारे बच्चे, इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, याद रखिएगा। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, क्लियर। और यहां पर अगर ये वाला एंगल है तो इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब बताइए कहां कहां पर आपको अंतर लग रहा है, इसको हम घेरते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में कहां कहां पर डिफरेंस है, अब इसको घेर देते हैं। पहला डिफरेंस तो यहां पर है कि प्रवर्तक सतह के जगह पर अपवर्तक सतह हो गया है। दूसरा डिफरेंस है प्रवर्तित, ये अपवर्तन क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण के जगह पर अपवर्तित किरण हो गया है, ठीक है ना। प्रवर्तित किरण के जगह पर अपवर्तित किरण हो गया है, और प्रवर्तन कोण के जगह पर अपवर्तन कोण हो गया है। बस यही तीन अंतर है और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, समझ गए। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में यही तीन अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अगर इसके अलावा आपको कोई अगर अंतर दिखाई देता है तो आप बताइए हमें, जल्दी से बताइए। अगर इसके अलावा आपको कोई अंतर दिखाई देता है तो प्यारे बच्चे आप हमें बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अगर इसके अलावा आपको कोई अंतर दिखाई देता है तो आप बता दीजिए हमें। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया जी, हाँ चाहे ना बोलिए। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस और नो, हाँ चाहे ना, जल्दी से बता दीजिए। अगर यस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर का अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है प्रकाश के प्रवर्तन, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है।
चलिए तो बताया जाए भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर सभी बच्चों को आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं बाबू। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चे अपवर्तन। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग पढ़े थे प्रवर्तन के नियम, थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाएगा। परावर्तन के नियम। अब आप लोगों से पूछते हैं कि बताइए तो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए तो। जल्दी से बताइए बाबू। अच्छा यहां पर ये जो हम ये कर दिए हैं जिसके बारे में बोल रहे हैं कि गुरुजी कलाई किया हुआ है, ये तो बस आपको ऐसे ही कर दिया। कलाई किया हुआ नहीं है बाबू, ये कलाई किया हुआ नहीं रहता, इसको मोटा कर दिया। इसको मोटा करने के लिए हम ऐसा किए थे, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन में इसको कलाई नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ये जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, ये सतह जो देख रहे हैं इसको रंगना नहीं है। रंग देंगे तो फिर कैसे आर पार होगा भाई बताइए? ये दर्पण में रंग आता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। ये लेंस वाला में नहीं रंग आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेंस में ये नहीं रंग आता। जैसे आप लोग को हम चलिए समझा ही देते हैं, अलग करके समझा देते हैं। हाँ, ये जो सतह है ना, प्रवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह, अगर हम लोग पहला चैप्टर में ये जो प्रवर्तन वाला चैप्टर था अगर उसमें देखते थे तो इसको हम प्यारे बच्चे ऐसे ऐसे करके रंगते थे, याद है आपको। लेकिन इसमें ही नहीं रंग आएगा जी, क्योंकि यहां पर प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन में नहीं रंग आता है। समझ गए ना? ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, बताए थे ना। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था बाबू, जल्दी से बताइए। आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम और प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम दोनों एकदम बराबर है, कोई अंतर नहीं है। हम बार बार यहां पर प्रकाश के प्रवर्तन से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन हम आपको पढ़ा चुके हैं। समझ गए ना? प्रकाश का प्रवर्तन हम आपको पढ़ा चुके हैं, अपवर्तन पढ़ा रहे हैं। तो अपवर्तन में क्या क्या कॉमन चीज है ये हम आपको बताने का बस प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए थे। उसी प्रकार से याद रखिएगा, प्रकाश के, याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी प्यारे बच्चे 2 नियम होते हैं। समझ गए ना? याद रखिएगा। तो प्रकाश का चाहे प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव का एकदम VVI क्वेश्चन सवाल है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रवर्तन भी रहेगा तो 2 नियम, अपवर्तन भी रहेगा तो 2 नियम। पहला नियम तो एकदम कॉमन है। हम आपको पहला नियम क्या बताए थे? कुछ बच्चों को याद होगा, अगर याद होगा तो जरा शॉर्टकट में बता दीजिए। हाँ, अगर याद, आपतित क्रिया में अपवर्तित क्रिया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वाह क्या बात है। देखिए एक बच्चे कमेंट में जवाब दिए हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर भी हम लोग प्यारे बच्चे यही लिखेंगे जो पहला नियम है। चलिए लिखते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। पहला नियम यहां से लिखते हैं, पहला नियम, समझ गए ना? पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चे। पहला नियम क्या कहता है? ये प्रकाश के प्रवर्तन का नियम नहीं बल्कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है। लेकिन जो पहला नियम है वो एकदम मैच कर जाता है प्रकाश के प्रवर्तन से। तो पहला नियम क्या कहता था बाबू, जल्दी से बताइए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ध्यान से सुनिए, पहला नियम है कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, वहां पर प्रवर्तित किरण होता था, यहां पर अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अपवर्तित किरण याद रखिएगा, प्रकाश के आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब,
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन तीनों? एक आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण और एक अभिलंब, ठीक है ना। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहला नियम है। अगर प्यारे बच्चे थोड़ा सा हम चेंज करें यहां पर, ठीक है ना, अगर हम आपसे पूछते हैं एक चीज, अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, चेंज हमारा प्यारे बच्चों बस ये होगा कि हम यहां पर ना अपवर्तित किरण के जगह पर, सॉरी, हम यहां पर बस अपवर्तित किरण के जगह पर, ठीक है ना, ये जो अपवर्तित किरण है, अगर हम इस अपवर्तित किरण के जगह पर परावर्तित किरण लिख दें, अगर हम अपवर्तित किरण के जगह पर परावर्तित किरण लिख दें, तो ये प्रकाश के प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, परावर्तित किरण कर दें, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम बन जाएगा। लेकिन अगर अपवर्तित किरण, देखिए, अगर हम यहां पर परावर्तित किरण कर दें तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम बन गया। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर हम यहां पर अपवर्तित किरण कर दें तो ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम बन गया। तो बताइए, पहला नियम सेम है कि नहीं है? जल्दी से बताइए, पहला नियम जो है एकदम सेम टू सेम है कि नहीं है? प्रकाश के प्रवर्तन के एकदम सेम टू सेम है कि नहीं है बाबू? जल्दी से बता दीजिए। प्रवर्तित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो आप लोग समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, आप लिखने का टाइम नहीं देते हैं। भाई, एक चीज को लिख करके हम इतना बार समझाते हैं कि आपको लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है। और पैनल पीडीएफ देंगे ना, पैनल पीडीएफ से लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अभी क्यों आप लोग लिखने के चक्कर में लगे हैं? अभी अगर लिखिएगा बाबू तो आप समझिएगा क्या, जो बताइए ना। अगर आप अभी लिखिएगा तो क्या समझिएगा? तो पहले समझना जरूरी नहीं है कि पहले लिखना जरूरी है? बताइए, पहले समझना जरूरी है कि पहले लिखना जरूरी है? पहले समझना जरूरी है ना, तो पहले समझ लीजिए ना। लिखने के लिए तो पैनल पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा, समझ गए ना। पैनल पीडीएफ से बाबू आप लिख लीजिएगा, पहले आप समझ जाइए, समझ लीजिएगा तो कभी वो लिखा जाएगा। चलिए, अच्छा, अब कुछ बच्चे को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब देख लीजिए, कुछ बच्चे को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तल का मतलब क्या होता है। चलिए, आपको फिगर बना करके हम बता देते हैं, ठीक है ना। आपको बाबू हम फिगर बना करके बता देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा जी? अपवर्तक सतह हो गया। अब क्या कर रहा है? आपतित किरण, आपतित किरण। अब क्या कर रहा है? अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो अभिलंब दे दिए, अपवर्तित किरण प्यारे बच्चे इधर कर देते हैं। और मान लिया जाए कि ऊपर में क्या है? विरल माध्यम है, ऊपर में विरल है, नीचे में मान लेते हैं बाबू सघन है। तो बताइए, अगर विरल से सघन में आ रहा है तो बताइए प्रकाश का जो किरण होगा वो किधर मुड़ेगा? अगर विरल से सघन में आ रहा है तो इधर मुड़ जाएगा ना जी। किधर मुड़ जाएगा बताइए जल्दी से? ये मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर, तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। अब जरा देखिए प्यारे बच्चे, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक के जगह यहाँ पर आकर के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पर इसी को कहते हैं कि तीनों एक ही तल में मिलते हैं। समझ गए ना? देखिएगा ध्यान से, तीनों एक के जगह पर आकर के जेपड़ी मिल रहा है, मिल रहा है ना जी। तीनों एकदम यहीं पर आकर के क्या हो रहा है? मिल रहा है। एक ही तल मतलब सतह होता है, एक ही सतह पर। ये जो सतह है, तीनों का मुंह जो है वो एक के सतह पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तीनों आकर के एक के चौराहा पर मिल रहा है ना जी। बताइए हाँ चाहे ना, तो मिल रहा है ना। तो इसी को कहते हैं तल। यानी कि प्यारे बच्चे, अगर जिसको नहीं पता है कि तल मतलब क्या होता है, वो सतह जान लें। तल मतलब क्या होता है? सतह। मतलब तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। समझ गए? पहला नियम में कोई दिक्कत अगर ना हो तो हम दूसरा नियम बताएंगे। पहले आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ गुरुजी पहला नियम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप लोग प्यारे बच्चे कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करेंगे ऐसे, इससे।
चलिए एक बार पूरे कमेंट बॉक्स में ना ये चीज हो जाए, एक बार पूरे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके भेज दीजिए जल्दी से, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ गया। तब हम दूसरा नियम बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, स्नेल का नियम। कभी सुने होंगे आप लोग, शायद पिछला क्लास में एक बच्चा पूछा भी था हमसे या डाउट क्लास में कि गुरुजी स्नेल का नियम क्या होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्नेल का नियम क्या होता है, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्नेल का नियम क्या होता है, तुरंत यहां पर प्यारे बच्चे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नीतीश बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा दिक्कत है। कहां पर थोड़ा सा दिक्कत है भाई, हैं? एक बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं और दिक्कत हो जाए, मजाक थोड़े हो रहा है। चलिए भगवान करे भाई हम समझाएं तो दिक्कत ना हो बच्चों को। सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए अब बाबू हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम पर। अब किस पर आते हैं, दूसरा नियम। दूसरा नियम इसको समझिएगा, ये हम पहले ही बोल देते हैं, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत मतलब बहुत, समझ गए ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो लिखेंगे कि दूसरा नियम जो है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ये थोड़ा सा बड़ा है याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो क्या बतलाता है, तो आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच को बतलाता है, कोण के बीच कोण के बीच संबंध को बतलाता है। क्या बतलाता है बाबू, जल्दी से बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध को बतलाता है। क्या संबंध है, क्या संबंध बतलाता है, समझ गए ना। आखिर सबसे पहले हमको यह जानना होगा ना, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक लड़का है, हम बोल दिए कि हमारा और इसका संबंध है, तो आखिर क्या संबंध है ये तो हमको क्लियर करना पड़ेगा ना। संबंध क्या है ये तो हमको बाबू क्लियर करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में क्या संबंध है ये हम लोग क्लियर करेंगे, और वही होगा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। लेकिन आपको हम बता दें कि इस नियम का खोज जो हुआ वो कब हुआ। अच्छा कोई एक बच्चे बताइए, उस बच्चे का हम देखते हैं कि कोई बच्चे अगर पहले से, अरे भाई अनंत कुमार ऑफिशियल पहले से जानते हैं, 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1621 में, 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया था। 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया था, ठीक है ना, खोज किया गया था। याद रहेगा बाबू ये वाला, जल्दी से बताइए। 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया था, बताइए याद रहेगा, हाँ चाहे ना बोलिए। 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया था। सारे बच्चों को याद हुआ कब खोज किया गया था, 1621 ईस्वी में, ठीक है ना। अब मुख्य रूप से इसका नियम समझते हैं। ये तो हम आपको बता दिए थोड़ा बहुत कि भाई क्या क्या दूसरा नियम बताता है। अब हम जो यहां के बाद बताएंगे इसको आप लोग एकदम गौर से नहीं, ध्यान से नहीं, एकदम कंसंट्रेट होकर के सुन लीजिएगा। इतना कंसंट्रेट हो जाइएगा कि जितना कि आज तक नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नियम क्या कहता है बाबू, हम यहां पर लिखते हैं नियम। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया, जया मतलब होता है कोण, ठीक है ना, आपतन कोण की जया, जया, आपतन कोण की जया को हम लोग कहते हैं साइन आई, ठीक है ना, साइन आई, ठीक है। तो किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और
अपवर्तन कोण की जया। और प्यारे बच्चे, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ठीक है ना, साइन आर। अच्छा, आपको हम पिछला क्लास में बताए थे ना, आपतन, सॉरी बार बार पिछला क्लास बोल देते हैं, पिछला चैप्टर में, कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, बताए थे ना। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यह बात हम आपको बताए थे प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक नियतांक, नियतांक जिसको म्यू कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है बाबू? नियतांक होता है, ठीक है ना। ये चीज जब हम आपको प्रूव करके बताएंगे ना, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, म्यू, म्यू ध्यान में रहेगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग म्यू, ठीक है ना। इस तरीके से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले हम, देखिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा साइन आई, समझ गए, बटा, और क्या कर रहा है? अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया तो साइन आर, साइन आर का अनुपात होता है, तो अनुपात होता है तो बीच में बटा दे दिए, समझ गए ना। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। जैसे मान लिया जाए, कहेगा 4:5, तो 4:5 मतलब 4/5, समझ गए ना। तो यही चीज हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। और यहां से एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो नियम अभी हम आपको बताए, ये जो नियम अभी हम आपको बताए प्यारे बच्चों, इसी को, इस नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। बताइए कितने बच्चे को समझ में आया? इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछेगा कि अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए, सीधे ये पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है बताइए, समझ गए ना। सीधे पूछ देगा कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम आप लोग को याद रखना है, बताइए याद रहेगा। जया का मतलब होता है कोण, जया का क्या मतलब होता है बाबू? ध्यान रखिएगा, जया मतलब होता है कोण, ठीक है ना। जया का मतलब होता है कोण, यानी कि आप ऐसे समझिए, आप प्यारे बच्चे ऐसे समझिए, ये हो गया सतह, ये हो गया आपतित किरण, यहां पर प्यारे बच्चे हम लंब खींच दिए, ठीक है, और ये इसको ऐसे जाना चाहिए, अगर यहां पर ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना, आप समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये हमारा क्या है? जया है, आपतन कोण की जया है, और ये क्या है? अपवर्तन कोण की जया है। इसको हम लिखते हैं आई से, इसको हम लिखते हैं आर से। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि ये वाला हो गया साइन आई और बटा ये वाला हो गया साइन आर। ये होता है बाबू म्यू, इसका मान एकदम नियतांक होता है, फिक्स होता है। यही कहता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है ना। बताइए, तो क्या प्रकाश का अपवर्तन बहुत हार्ड है? जी जल्दी से बताइए, आपको क्या लगता है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वो बहुत हार्ड चीज है? सर अब की बार 480 प्लस पार, अरे वाह क्या बात है। इतना हौसला, इतना उम्मीद अगर अभी से आपको जग गया है तो मेहनत करिए, ठीक है ना। अब की बार 480 पार का जो नारा है वो एकदम प्यारे बच्चे पार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? नो सर। अच्छा, कहां पर दिक्कत है जो बताइए, कहां पर दिक्कत है जो बताइए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे नुकसान आपका होगा। दिक्कत कहां पर है जो बता दीजिए ना।
आपको बाबू दिक्कत कहां पर है ये हमें बता दीजिए, ठीक है। आपको जहां पर दिक्कत है वो दिक्कत बता दीजिए, हम उस दिक्कत को दूर कर देंगे। जल्दी से बताइए, देख लेते हैं कहां दिक्कत है। आप लोग का कमेंट एक बार पढ़ने दीजिए। जल्दी से बताइए, क्या कहीं कोई दिक्कत है बाबू? हाँ या ना बोलिए। दूसरा नियम में सर, अच्छा दूसरा नियम क्या कहता है? अभी हम आपको बताए कि जो दूसरा नियम है कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, इसका ये एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम इसका यानी कि आपतन कोण का और ये वाला अपवर्तन कोण का, दोनों का क्या है? बस अनुपात है। बस इसमें क्या समझना है आपको? दूसरा नियम हम आपको बताए, जया मतलब कौन होता है भाई? आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण, प्रवर्तन कोण यानी कि प्रवर्तन कोण की जया। बस यही तो है, प्रवर्तन कोण की जया साइन, ये आपतन कोण की जया साइन आर, ये साइन आई से सूचित करते हैं, और ये हो गया साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए? हमें तो नहीं लगता है कि आपको अब कहीं पर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है ना। मंथली एग्जाम 24 को है, ओके ठीक है भाई। कितना मंथली एग्जाम करिएगा? पढ़ाई करिएगा कि मंथली एग्जाम के चक्कर में लगे रहिएगा? हर एक महीने कितना मंथली एग्जाम का तैयारी करवाते रहेंगे बताइए ना। आप लोग खुद पढ़े हैं बाबू, मंथली एग्जाम दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो कमेंट बॉक्स बंद हो गया था। एकाएक पूरा सिस्टम बंद हो गया था बाबू, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, यहां पर सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। तो चलिए, कमेंट नहीं खुला। यहां तक बाबू बताइए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। नियतांक एक वैल्यू होता है जिसको म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। अभी म्यू बताया ना बाबू, कहां पर गया म्यू? कहां पर गया म्यू? अभी हम आपको बताया ना, दोनों आपतन कोण के, देखिए साइन आई और साइन आर का वैल्यू क्या होता है? नियतांक होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, जिसको म्यू से सूचित करते हैं। तो ये म्यू क्या है? म्यू ही जो है ना एक नियतांक है। म्यू ही क्या है? एक नियतांक है, समझ गए ना। ये जो म्यू है यही प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा क्या है? एक नियतांक है। तो बताइए, ठीक है ना।
तो चलिए अब आज इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। अब अगली क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। अगला क्लास जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो अगला क्लास में थोड़ा आपको ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, समझ गए। अगला क्लास में थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ जाएगा आपको, तो अगला क्लास में बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज के क्लास में भी आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि हाँ गुरुजी आज का ये क्लास कैसा लगा, और हाँ जो भी आपका डाउट रह गया है, अगर इस आज जो क्लास लिए इस क्लास में प्यारे बच्चे जो भी आपका डाउट रह गया है, जो भी आपका डाउट रह गया है उसको अपना कमेंट कर दीजिएगा, एकदम बढ़िया से प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। हम उस कमेंट को रीड करके और अच्छे से माइंड मेकअप करके अगली क्लास में आएंगे और पहले वो आपका डाउट क्लियर करेंगे और तब फिर आगे की हम पढ़ाई करवाएंगे। तो आप लोग ना आज कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट अभी इस क्लास में रह गया है, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा बाबू धीरे धीरे लेवल तो बढ़ाएंगे ना। जैसे पिछला क्लास एकदम आसान था, इस क्लास का हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाए, तो लेवल बढ़ाने से डाउट आता है। तो अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चे फाइनली अब आज के इस क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।